नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट, बालार्क, सूर्यपुत्र, अमेरिका से। ईश्वर, भगवान, गॉड जो भी हो, लोग कहते हैं वो जन्म देता है। मैं कहता हूँ माँ बाप जन्म देते हैं। बिना माँ बाप जन्म शक्य नहीं है। इसलिए मैं माँ बाप को ही भगवान कहता हूँ। फिर भी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होता, वो सच बात है। इसी तरह नसीब भी हमारे हाथ कभी साथ देता है, कभी साथ छोड़ भी देता है। कभी पैसे वाला बना देता है तो मतलब अमीर बनाता है तवंगर, तो कभी गरीब बना देता है। साउथ अफ्रीका से एक फ़ोन कॉल ने बदल दी भारतीय क्रिकेट की दिशा। एक लिखने वाले के जानी, जिसका मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार कहा था कि अगर आप भारत के लिए क्रिकेट खेलोगे तो पैसा अपने आप आपके सामने जमा होने लगेगा। यह पहली बार नहीं था कि भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ पैसों का अंबाल लगाया जा रहा हो या क्रिकेट बोर्ड पर पैसों की बारिश की जा रही हो। कम ही क्रिकेट प्रशंसक जानते हैं कि भारत में क्रिकेट को वास्तविकता बनाने में दक्षिण अफ्रीका का अहम योगदान रहा है और दक्षिण अफ्रीका को अपने देश में रंग भेद के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और 2 दशक के प्रतिबंध के बाद रंग भेद को त्यागने से दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रवेश करने में मदद मिली। 1991 में प्रतिबंध हटने के बाद दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम ने भारत के विरुद्ध श्रृंखला खेलने के लिए दौरा किया। तब माधवराव सिंधिया बीसीसीआई अध्यक्ष थे और जगमोहन डालमिया सचिव थे। दिसंबर 1991 में दक्षिण अफ्रीकी टीम के भारत में खेलने आने से कुछ दिन पहले बीसीसीआई के महाप्रबंधक अमृत माथुर अपने कार्यालय में बैठे थे और उन्हें लैंडलाइन फ़ोन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल आया। जब अमृत माथुर ने फ़ोन उठाया तो वह दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के मैनेजर अली बकर थे। उन्होंने अमृत माथुर से सवाल किया कि क्या आपने हमारी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज दिखाने के टेलीविज़न अधिकार किसी को दे दिए हैं या यह लंबित हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में लोग अपनी टीम को अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। यदि टीवी प्रसारण अधिकार लंबित हैं तो मेरे पास दक्षिण अफ्रीका में प्रसारक हैं जो आपको एक अच्छा प्रस्ताव दे सकते हैं। अमृत माथुर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अली बकर से पूछा, क्या वह बीसीसीआई को मैच के प्रसारण के अधिकार के लिए पैसे देंगे? हम प्रत्येक मैच दिखाने के लिए दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देते हैं और हमारी आय केवल टिकट बिक्री से होती है। हमने कभी ऐसा सौदा नहीं किया है। यह सुनने के बाद कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड मैच के प्रसारण के लिए दूरदर्शन को अग्रिम भुगतान कर रहा है, अली बकर ने कहा, मुझे निर्णय के साथ बुलाएं और मैं एक अच्छा सौदा करूंगा। देखो, एक फ़ोन कॉल्स उस ज़माने में जो न तो मोबाइल था न तो कुछ था और उसी वक्त वो फ़ोन कॉल आपके लैंडलाइन पर आते हैं, वो क्या देश को बदल देता है, क्रिकेट को बदल देता है, सभी की चॉइस को बदल देता है। और अमृत माथुर ने तुरंत सचिव जगमोहन डालमिया से मुलाकात की और साउथ अफ्रीका से फ़ोन के बारे में जानकारी दी और जगमोहन डालमिया भी इस विचार में पड़ गए। उन्होंने प्रत्येक मैच दिखाने के लिए $10,000 अमेरिकी लेने का फैसला किया। अमृत माथुर ने दक्षिण अफ्रीका को फ़ोन किया और बीसीसीआई का प्रस्ताव बताया।
अली बकर रकम सुनकर हंसे और बोले, शायद उन्हें ऐसे सौदों का अनुभव नहीं है। मैं तुम्हें प्रत्येक मैच के प्रसारक से 40,000 अमेरिकी डॉलर दिलाऊंगा। देखो, ये भी कैसी बात है। वो 10,000 डॉलर जब बोला होगा तब उसको पता नहीं होगा कि ये 10,000 भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अली बकर का ऑफर सुनकर बीसीसीआई की आंखें खुल गई। भारत में क्रिकेट को जीवित रखने के लिए बड़ा आर्थिक संघर्ष करना पड़ा था। वो स्पष्ट हो गया कि वे दिन अब नहीं रहे जब खिलाड़ियों और टीम प्रबंधक को पैसे बचाकर साधारण होटलों में रहना पड़ता था। इसके बाद बीसीसीआई को प्रसारण अधिकार से करोड़ रुपये की कमाई होने लगी। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड खिलाड़ियों के कपड़ों से लेकर उपकरणों तक हर चीज़ से राजस्व कमाता है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल से ही सालाना 1.5 लाख करोड़ की कमाई हो रही है। एक मौके पर तो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थ शंकर राणे को 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2 टिकट तक नहीं दिए थे। आज आईसीसी में भारत के वोट के बिना कोई भी फैसला लेना संभव नहीं है और भारत में क्रिकेट खिलाड़ी आज करोड़ रुपए कमाते हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इतना मजबूत और ताकतवर बनाने में दक्षिण अफ्रीका और उसके गुरु अली बकर के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता कि बीसीसीआई दफ्तर के बाहर पैसों की बारिश करने वालों की बाकायदा लाइन लग जाती है। तो ये सोचिए कि कब, कहाँ, कैसे, किस तरह इंसान, समाज, देश, संस्था को बदल देता है। ये कहानी वो इलाज जानी ने लिखी थी। मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश को मैं धन्यवाद देता हूं। उसका नाम मुझे बोलने में आनंद होता है कि और ऐसी एक दूसरी कहानी, ताज होटल को बनने में करीब 14 साल लगे थे और साल 1903 में गेस्ट के लिए खोला गया था। ताज होटल साल 1903 में खुला था। उसकी नींव जमशेदजी टाटा भाई ने डाली थी। साल 1889 में टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने अचानक ऐलान किया कि वे बॉम्बे, अब हम मुंबई बोलते हैं, में एक भव्य होटल बनाना जा रहे हैं और जमशेदजी टाटा ने जब ताज होटल बनाने का ऐलान किया तो उनके परिवार में ही फूट पड़ गई। टाटा की बहनें उनका विरोध करने लगी तो हरीश भट्ट पेंगुइन से प्रकाशित एक बुक्स में अपनी किताब टाटा स्टोरीज में उन्होंने जो लिखा था तो उसके मुताबिक जमशेदजी टाटा की एक बहन ने गुजराती में कहा, आप बेंगलोर में साइंस इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, लोहे का कारखाना लगा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि बटार खाना यानी कि होटल खोलने जा रहे हैं। तो उसमें वो जो हरीश भट्ट जो किताब लिखने वाले थे वो कहते हैं कि जमशेदजी टाटा के दिमाग में बॉम्बे में भव्य होटल बनाने का आइडिया यूँ नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे कहानी और बदले की आग थी। समझिए, मैंने कहा कब, कहाँ, कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में कुछ होता है जो हमारी समझ में नहीं होता है, हमारी समझ से पर होता है। कौन जिम्मेदार होते हैं हमें पता नहीं होता है, लेकिन कोई न कोई हमारी ज़िंदगी में चेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज ये सोशल मीडिया, मोबाइल, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक कि मेरे लिए भी जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। बहुत 42 इयर्स पढ़ाया, लेकिन तब कुछ नहीं सीखा जो आज मैं सीख रहा हूं। तब मैंने जो सिखाया वो आज के ज़माने में अप्रस्तुत है, फिर भी प्रस्तुत है, क्योंकि आप जो सीखते हैं
वो जिंदगी पर आप विद्यार्थी रहकर सीख सकते हैं। आपके लिए सब कुछ 80 साल की उम्र में मैं आज सब कुछ सीख सकता हूँ, वो ईश्वर की देन है। तो मैंने कहा बदले की आग थी। उन दिनों में बॉम्बे के काला घोड़ा इलाके में स्थित वाटसन्स होटल सबसे नामी हुआ करता था, लेकिन वहाँ सिर्फ यूरोप के लोगों को प्रवेश मिलता था। और एक बार जमशेदजी ताता वहाँ पहुँचे तो उन्हें यूरोपियन न होने के चलते एंट्री नहीं मिली। यह बात उनके दिल में बैठ गई थी। इसके अलावा उन दिनों में बॉम्बे में एक भी ऐसा होटल नहीं था जो यूरोप या पश्चिमी देशों का मुकाबला कर सके। और जमशेदजी ताता अक्सर अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी देशों की यात्रा किया करते थे और वहाँ होटल और दूसरी सुविधाओं को उन्होंने देखा था। तो साल 1865 में सैटरडे रिव्यू में एक लेख छपा जिसमें लिखा गया था कि बॉम्बे को अपने नाम के अनुरूप अच्छा होटल कब मिलेगा। यह बात भी ताता के दिल को लग गई थी और जमशेदजी ताता ताज होटल के लिए सामान खरीदने दुनिया के कोने कोने तक गए और लंदन से लेकर बर्लिन तक के बाजार खंगाल डाले। ताज होटल भारत का ऐसा पहला होटल था जहां कमरों को ठंडा रखने के कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ निर्माण संयंत्र लगाया गया था और होटल के लिए लिफ्ट जर्मनी से मंगवाई गई थी, तो पंखे अमेरिका से आए थे और हॉल के बाल रूम में लगाने के लिए खंभे पेरिस से आए थे। उस दिनों ताज होटल की कुल लगभग 26 लाख रुपये तक पहुंच गई थी। आखिरकार साल 1903 में जब ताज होटल खोला गया तब इसके कमरों का किराया 6 रुपये प्रतिदिन रखा गया। यह लगभग और होटलों के बराबर ही था, लेकिन पहले दिन होटल में महज 17 गेस्ट पहुँचे। आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति लगभग ऐसी ही रही। ताज होटल के खर्चों ने जमशेदजी के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया। कुछ लोग इसे जमशेदजी ताता का सफ़ेद हाथी तक कहने लगे। तो ये कहानी है ताज होटल की, ये कहानी है क्रिकेट बोर्ड की, ये कहानी है आपकी, आपके जीवन की, आपके समझ की। इसलिए कभी भी जीवन में हार मत मानो। कभी वक्त बदलता है, कभी आप आसमान छू लेते हैं, कभी आप आसान से नीचे भी गिर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, ताकत रखिए, जीने की ताकत रखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय आने पर। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।